खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बाजार आज शुरुआती तेजी बरकरार रखने में नाकामयाब रहा। आखिर में सेंसेक्स 200 तो निफ्टी 50 अंकों से ज्यादा गिरकर बंद हुए। कहां दिखी ज्यादा गिरावट और कहां तेजी, बाजार का पूरा एक्शन बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। पूजा, आज बाजार की चाल कैसी रही? जी, बाजार में आज दिन भर उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिला है और निफ्टी और सेंसेक्स में ऊपरी स्तरों से 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज देखने को मिली है। दबाव बनाया है आज मेटल और निजी बैंकिंग शेयरों ने। वहीं दूसरी तरफ अगर आईटी और फार्मा शेयरों की बात करें तो वहां पर खरीदारी आज देखने को मिली और कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक भी थे जहां पर की अच्छी तेजी देखी गई है। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आज एशियन पेंट्स, यूपीएल, डिवीज लैब, इन्फोसिस, यहाँ पर शानदार तेजी आज के सेशन में देखने को मिली। लूजिंग साइड पे बात करें तो एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स थे और इसके अलावा टाटा मोटर्स में भी आज कमजोरी हावी थी। मेटल शेयरों में आज काफी ज्यादा कमजोरी थी। कह सकते हैं मुनाफा वसूली देखने को मिली कल की तेजी के बाद, जिसमें कि वेदांता, जिंदाल स्टील, एपीएल, अपोलो, सेल यहाँ पर आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। वहीं कुछ चुनिंदा मिड कैप आईटी स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी तेजी दिखी थी। एम्फेसिस, सोनाटा सॉफ्टवेयर, एलएनटी टेक्पर सिस्टम, यहाँ पर अच्छी तेजी आज देखी गई है। कुछ निजी बैंक थे जहां पर क्या बिकवाली का प्रेशर हावी था। एक्सिस बैंक में आज कमजोरी थी। सिटी यूनियन बैंक, बंधन, फेडरल बैंक, ये भी कुछ ऐसे मिड कैप बैंकिंग काउंटर्स थे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से जहां पर की आज कमजोरी देखने को मिली। ठीक है, बहुत शुक्रिया पूजा पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति के नतीजे अनुमान से कुछ कमजोर रहे हैं। मुनाफे में 65% की कमी रही है। अब यह 475 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी की आय में करीब 10% की मामूली बढ़त देखने को मिली है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि चिप की कमी की वजह से करीब 1,16,000 गाड़ियों का प्रोडक्शन नहीं हो पाया। इस तिमाही के अंत तक कंपनी के पास करीब 2 लाख ऑर्डर हैं, जिसे वो पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। The shortage of the semiconductors and electronic components and the increase in the price of commodities and things on a pretty unprecedented kind of scale has upset all the earlier estimates and expectations of what would happen in this period in the company. We did have a small price increase, but nowhere near what the impact was, because we try and keep the burden on customers as low as possible. We do not want to burden them. If the prices go up, we don't want to increase the prices so that the entire burden is passed on, because that will create more problems as we go further. So both of these factors have had a major impact on our results in terms of volumes, in terms of profits, in terms of comparison. तो सुना आपने किस तरह से मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने बताया कि सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से उन्हें यह नुकसान हुआ है, लेकिन सेमीकंडक्टर की कमी से जूझ रही मारुति का प्रोडक्शन कुछ महीनों में सामान्य हो सकता है। सेमीकंडक्टर की सप्लाई में सुधार आने से कंपनी के प्रोडक्शन में तेजी आई है। पूरी खबर जानते हैं हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी से। उत्कर्ष, देखिए, अगर आप चिप शॉर्टेज को समझेंगे ना, तो काफी समय तक हिंदुस्तान के सारे कार मेकर्स ने इस शॉर्टेज को बहुत एफिशिएंटली मैनेज किया। और इसीलिए जब आप सब जगह तक खबरें सुन रहे थे, चाहे आप जनरल मोटर्स की खबर सुन रहे थे, आप फोर्ड की खबरें सुन रहे थे, वहां पे कहीं भी आपको इंडिया का इंपैक्ट नहीं लगा। और हमको ये लग रहा था कि इंडिया जो है वो इस चिप शॉर्टेज से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होके, देखिए महिंद्रा केवल ज्यादा इंपैक्टेड था कि महिंद्रा बॉश से डील ज्यादा करता था, और क्योंकि यूरोप में इंपैक्ट था इसलिए महिंद्रा को थोड़ा इंपैक्ट आ रहा था, लेकिन बाकी कार मेकर्स को उतना इंपैक्ट नहीं आया था। लेकिन जब मलेशिया में लॉकडाउन हुआ, उसका इंपैक्ट हमें सबसे ज्यादा पड़ा, और उसी की वजह से आपने 2-3 महीने का जो प्रॉब्लम देखा है, जो प्रोडक्शन कट देखा है, वो मलेशिया की वजह से हमें ज्यादा फर्क पड़ा था। अब 25 सितंबर के आसपास की बात है, जब मारुति ने अपने वेंडर से मीटिंग करी थी और ये कहा था कि चीजें बेहतर लग रही हैं, चीजें सुधर रही हैं, और हम नवंबर दिसंबर तक वापस से जो पूरी सेल हमारी गायब हुई है वो ठीक कर लेंगे। उसके बाद ये बात भी, उसमें वेंडर्स भी काफी ज्यादा शॉक थे कि इतनी ज्यादा जो ऑप्टिमिज्म है
वो कंपनी में क्यों आ रही है और क्या सिचुएशन बहुत बेटर हो गई है। लेकिन अब जब आपका महीना निकलते हुए दिख रहा है, जो 1.8 लाख का टारगेट दिया था मारुति ने, वो तो नहीं हो पाएगा। और ये उस समय भी लगाया गया था कि 20-25% तो ये शॉर्ट रहेंगे ही अपने टारगेट से। लेकिन अगर ये 1.4 1.5 लाख जो इस समय एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी रिकवरी है सितंबर के मुकाबले। सितंबर में तो 1 लाख भी मारुति टच नहीं कर पाई थी, और अगर मारुति कह रही है कि 1.4 1.5 यहां कर लेंगे और 20% ऊपर, अब 1.6 1.8 इनका पीक है, तो 1.6 1.7 पर अगर मारुति वापस पहुंच जाती है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मारुति ने फाइनली चिप शॉर्टेज से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। तो जो अगला साल हो, देखिए ये दिवाली तो कार मेकर्स के लिए भी खराब रही और कस्टमर्स के लिए भी खराब रही, क्योंकि ना तो डिस्काउंट्स आए, ना गाड़ियां हैं, लंबी वेटिंग पीरियड है। पर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो अगला साल शुरू होगा, शायद तब तक इस पूरे शॉर्टेज को मैनेज कर लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं मारुति के बाद टाटा मोटर्स की। टीपीजी ग्रुप के 7,500 करोड़ रुपए के निवेश के बाद टाटा मोटर्स एक नए ईवी प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। सूत्रों की माने तो टाटा मोटर्स के इस नए प्लेटफॉर्म का कोड नेम सिग्मा रखा गया है। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, बताएं टाटा मोटर्स के नए ईवी प्लेटफॉर्म पर क्या जानकारी है? देखिए, टीपीजी ग्रुप के साथ 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उठाने के बाद टाटा मोटर्स ने ये बात साफ कर दी थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में वो सीरियस है और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में वो आगे इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। देखिए, 10 गाड़ियों की बात हुई अगले कुछ सालों में, और उसके लिए टाटा मोटर्स तैयार कर रही है एक नया ऑल एक्सक्लूसिव ईवी प्लेटफॉर्म। ये ऑल एक्सक्लूसिव ईवी प्लेटफॉर्म इसलिए क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही निकल पाएंगे और कोई गाड़ी निकल ही नहीं पाएगी। आप आईईसी इंजन की गाड़ियाँ नहीं निकाल सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही निकल पाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म होगा, ये फ्लैट प्लेटफॉर्म होगा। फ्लैट प्लेटफॉर्म का फ़ायदा क्या है? फ्लैट प्लेटफॉर्म का आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपकी जो स्टोरेज होगी बैटरीज की, आपकी जो बनावट होगी, कहाँ और कैसे बैटरी रखी जा सकती हैं, एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्केल बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और किस तरह की गाड़ी निकाल पाएगा ये प्लेटफॉर्म? ये प्लेटफॉर्म जो है ये हैचबैक से लेके छोटी एसयूवी और छोटी सेडान वो सब तरह की गाड़ी निकाल पाएगा। बल्कि जो करंट आईसी इंजन की गाड़ियां हैं, जैसे कि एक टियागो हो गई, एक टिगोर हो गई, नेक्सॉन हो गई, उनका भी ईवी वर्जन निकाल सकता है प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म से गाड़ियां करीब 2024-25 तक बनना शुरू होंगी। जो गाड़ियां आएंगी वो एक बेटर परफॉर्मेंस के साथ आएंगी, बेटर स्केल के साथ आएंगी, और क्योंकि ये ग्राउंड अप ईवीज होंगी, शुरुआत से ईवीज बनी होंगी। एक पेट्रोल या डीजल की गाड़ी को ईवी में कन्वर्ट करने के लिए नहीं बनी होंगी, क्योंकि अगर आप आज भी ईवी गाड़ियाँ देखते हैं तो आगे के एरिया का कोई काम बहुत ज़्यादा होता नहीं है और वो खाली ही छूटा रहता है, क्योंकि बना तो आईसी इंजन की था वो ढांचा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब एक गाड़ी बनेगी तो वो गाड़ी शुरुआत से ही ईवीज़ के लिए बनेगी, तो चाहे वो स्टोरेज कैपेसिटी हो, चाहे वो बैटरी कैपेसिटी हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, वो काफ़ी अलग होगी, जो आपको 2024-25 तक टाटा मोटर्स की ओर से भी देखने को मिलेगी। और हमें सुनने में आ रहा है कि बाकी कार मेकर भी अब बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म की तरफ काम करना शुरू कर चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस पूरी जानकारी के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रदर्शन और प्लान को लेकर कुछ दिनों पहले हमने टाटा मोटर्स के पीवी बिजनेस के प्रेसिडेंट शैलेश चंद्रा से बातचीत की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यही कारण है कि हम लोगों ने नेक्सॉन ईवी, एक एग्जांपल अगर मैं लूं, तो उसमें हम लोगों ने स्वीट स्पॉट हिट किया। यही कारण है कि नेक्सॉन ईवी जो है 2-3 और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट हैं जो ग्लोबली सक्सेसफुल हैं, उससे बेहतर कर रही है आज के दिन में। आज के दिन में हम 70% मार्केट जो है ईवी स्पेस में हमारी है, और आने वाले दिनों में हमारा एस्पिरेशन रहेगा कि हम जो कस्टमर्स हैं जो अलग अलग बॉडी स्टाइल्स में कारें चाहते हैं, अलग अलग अफोर्डेबिलिटी लेवल्स हैं उनकी, हम इन सभी ज़रूरतों को एड्रेस करें। जो 10 प्रोडक्ट आ रहे हैं वो एक तरह की प्रोडक्ट नहीं हो, वो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हों जो अलग अलग तरीके के ग्राहकों के स्वीट स्पॉट जो उनका रिक्वायरमेंट है उसको हिट करे। और यही आप देखेंगे आने वाले सालों में कि हम लोग जो और 7 प्रोडक्ट जो आने वाले हैं उनमें वैरायटी रखें और नई तकनीक भी लाएं, और अफोर्डेबिलिटी दोनों कैसे हम लोग बैलेंस करें, ये इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की एक दूसरी कंपनी टाइटन की। टाइटन के नतीजे आ गए हैं जिसमें कंपनी को छप्पर फाड़ मुनाफा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनी, कैसा रहा है रिजल्ट? आंकड़े तो जबरदस्त आए हैं।
टाइटन ने Q2 FY22 में काफ़ी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। देखा जाए तो टाइटन की जो स्ट्रॉन्ग ईबिट मार्जिन परफॉर्मेंस है ये टाइम, और उन्होंने बीट की है स्ट्रीट एस्टिमेट और ईटी नाउ एस्टिमेट भी अपने इबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस में और प्रॉफिट के परफॉर्मेंस में। ओवरऑल रेवेन्यू देखा जाए तो वो काफ़ी इन लाइन है विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्ट्रीट एज वेल एज ईटी नाउ। तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी की वो है 66%, पर मार्जिन्स देखिए तो 650 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन है ये टाइम। 13.3% है इबिटा मार्जिन ओवरऑल कंपनी की वर्सेस 6.8%। प्रॉफिट का भी 3.2 टाइम्स ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट है अराउंड 641 करोड़ पे। तो स्ट्रॉन्ग बीट है ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनी की। ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए जो सेगमेंट वाइज है, ज्वेलरी में 64% ग्रोथ है, वॉचेस में 72% ग्रोथ और आईवेयर में 70% ग्रोथ कंपनी ने की है, रिपोर्ट की है ये टाइम अराउंड। नाउ जो कंपनी को बेनिफिट कर रहा है, ज्वेलरी सेगमेंट ने काफ़ी अच्छा किया और उसके अलावा कंपनी ने काफ़ी स्विफ्ट बाउंस बैक देखा है उसके दूसरे अदर सेगमेंट्स में, दैट इज वॉचेस एंड आईवेयर सेगमेंट में भी। और आईवेयर सेगमेंट तो लेवल्स प्री पैंडेमिक लेवल सरपास कर चुका है, तो वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है। ओवरऑल ज्वेलरी सेगमेंट में कंपनी ने हाईलाइट की है कि उन्होंने वेडिंग सेल्स काफ़ी अच्छी देखी है Q2 में कंपेयर टू FY20 और FY21 लेवल्स, तो काफ़ी वो अच्छा है। उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन है जो स्टोर एक्सपेंशन, वो भी कंपनी का ट्रैक्शन गेन कर रहा है ये क्वार्टर में। और ओवरऑल उनके स्टोर्स है वो काफ़ी फुल्ली ऑपरेशनल है, रिटर्न कर रहे हैं नॉर्मलसी की तरफ, तो वो काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस भी दिख रहे हैं। जो एक्साइटिंग है और इंटरेस्टिंग है वो है कि ज्वेलरी इबिट वो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी गई है। ज्वेलरी ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव हुई है मेनली क्योंकि वो जो देखा जाए इम्प्रूवमेंट जो ओवरऑल ज्वेलरी मार्जिन्स की थी, तो वही ओवरऑल इबिटा परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर रही है। और ज्वेलरी मार्जिन्स की इंप्रूव हुई है क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हुआ है, ये कंपनी ने हाईलाइट किया है। तो ओवरऑल जो कंपनी ने मैनेज किया है काफ़ी अच्छे सेट ऑफ नंबर्स किए हैं Q2 FY20 में, तो FY22 में। तो देखेंगे क्या टाइटन का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा आगे जाके। बहुत शुक्रिया विनीत इस पूरी जानकारी के लिए। और आज हमने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा से बात की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑयल और गैस शेयरों में एक्सपोजर बढ़ाया है। उनका कहना है कि कमोडिटी कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है। काफी टाइम से, काफी क्वार्टर से, कोरोना के टाइम से हमारी जो ओवरवेट पोजीशंस थी वो आईटी, सॉफ्टवेयर, सम ऑफ द अदर टेक कंपनीज, एक्सपोर्टर्स में ज्यादा थी। लेकिन अर्ली दिस ईयर हमने जैसे देखा कि काफी ग्लोबल कमोडिटीज की शॉर्टेज देखी थी, तो हमारा जो कमोडिटीज में अंडरवेट था वो हमने काफी न्यूट्रलाइज किया और हमने कमोडिटीज जैसे कि मेटल्स, ऑयल एंड गैस, उस तरह की जो सेक्टर्स है उसमें एक्सपोजर बढ़ाया था। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो एनर्जी लिंक सेक्टर्स है वहां पे अभी भी शॉर्टेजेस चल रही हैं, तो शायद जो ऑयल एंड गैस लिंक जो एनर्जी लिंक्ड सेक्टर्स है उसमें कई एल्यूमिनियम भी आ जाती है, बिकॉज जिंक भी आ जाती है क्योंकि उसमें एनर्जी इंटेंसिटी काफी होती है। तो ये कमोडिटीज पीस है जहां पे हमें लग रहा है कि अभी भी थोड़ी मोमेंटम हो सकती है थोड़े क्वार्टर्स के लिए, मे बी नॉट अ मल्टी ईयर साइकिल, बट थोड़े क्वार्टर्स में अभी भी ऐसा लग रहा है कि कमोडिटीज में सस्टेनेंस हो सकती है। और रही बात इंडिया की, तो उसमें हमने एक्सपोजर बढ़ाया है बैंकिंग में, ऑटोमोबाइल्स में हमने बढ़ाया था, लेकिन अभी हमें बहुत बड़ी तरह से ओवरवेट नहीं किया क्योंकि मार्जिन का इश्यू जो है वो हम देख रहे हैं कि कैसे मूव कर रहा है। लेकिन स्ट्रक्चरली अगर डिमांड की ओर से देखें तो हमें लग रहा है कि ये ऑटो, एफएमसीजी, सीमेंट कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे लोकल, रूरल एज वेल एज अर्बन, प्लस रियल एस्टेट लिंक जो सेगमेंट्स है जहाँ पे ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह, वहां पे अच्छी ट्रैक्शन दिख सकती है क्योंकि जो व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएशन है खास करके आईटी, आईटीएस, स्टार्टअप इकोसिस्टम में वो काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रहे हैं। तो जो एक्सटर्नल फोकस था वो धीरे धीरे करके लास्ट फ्यू मंथ्स में हमने डोमेस्टिक फोकस की तरफ लिया है। स्वदेश खबर में अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की बढ़ने वाली परेशानी की। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से कंज्यूमर की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अगले कुछ दिनों में माल भाड़ा बढ़ सकता है। ट्रांसपोर्टर्स अब माल भाड़े में एक बार फिर बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। कितनी होगी बढ़ोतरी और किन किन सेक्टर्स पर होगा असर, जानते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, आने वाले दिन लोगों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम कंज्यूमर की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन खासकर अगर आप डीजल की बात करें तो इसका असर हर सेक्टर पर देखने को मिल रहा है और अब कंज्यूमर की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अब एक बार फिर से जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, खासकर अगर आप इसको माल भाड़ा कह लीजिए,
उसमें एक बार फिर से बढ़ोतरी करने जा रहे हैं और ये 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अब इसका असर हर सेक्टर पे पड़ेगा। हर तरह की माल ढुलाई जो है वो महंगी हो जाएगी, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएगी, स्टेशनरी के सामान महंगे हो जाएंगे। आप सीमेंट की ढुलाई करवा रहे हैं, रॉड मंगा रहे हैं, सरिया मंगा रहे हैं, गिट्टी मंगा रहे हैं, हर तरह की जो चीज़ें हैं जिसका माल ढुलाई से संबंध है वो महंगी हो जाएगी। जाहिर तौर पे आम कंज्यूमर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले 1.5 साल में ये करीब करीब चौथी बढ़ोतरी है अगर आप माल भाड़े की बात करिए, क्योंकि डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी भी की और साथ ही साथ राज्यों ने वैट भी बढ़ाए। अगर आप सिर्फ अक्टूबर महीने की बात कर लीजिए इस साल, अभी तक 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। करीब करीब 20 बार बढ़ोतरी डीजल की कीमतों में अभी तक तेल कंपनियों ने कर दिया है और पिछले 1.5 साल में अगर आप देखें तो सिर्फ डीजल पर प्रति लीटर 29 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना असर जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे पड़ा है और कैसे वो इसे कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं। क्योंकि फेस्टिव सीजन की वजह से डिमांड लौटी है। कई ऐसे सेक्टर है जहां पर डिमांड जो है 100% के लेवल पे पहुंच गया अगर प्री कोविड लेवल की से इसकी तुलना करें। लिहाजा अब इसको ट्रांसपोर्टर्स जो है कंज्यूमर पे डाल रहे हैं, तो जाहिर तौर पे कंज्यूमर की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। शुक्रिया प्रकाश, आपने काफी विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरह से आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर WHO की मंजूरी के लिए भारत बायोटेक को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कोवैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक से WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने कुछ और जानकारियां मांगी हैं। माना जा रहा है कि भारत बायोटेक WHO को ये जानकारी इस हफ्ते के आखिर तक सौंप देगा। WHO का एडवाइजरी ग्रुप कोवैक्सीन के जोखिम और फायदों का आकलन कर रहा है। अगर ये ग्रुप आंकड़ों से संतुष्ट होता है तो 24 घंटे के अंदर इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश दे देगा। कोवैक्सीन के मसले पर विचार करने के लिए अब एडवाइजरी ग्रुप की 3 नवंबर को बैठक होगी। और अब रियलिटी सेक्टर की बात। पिछले कई सालों में रियल एस्टेट क्षेत्र में आवासीय मकानों की डिमांड काफी बढ़ती जा रही है, लेकिन घर खरीदारों के लिए अब थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन का खर्च बढ़ गया है, जिसके चलते घरों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान छूती बिल्डिंग्स की तरह इनके मटेरियल की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई है। पिछले 1.5 सालों में स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिक और पीवीसी के दाम बढ़ गए हैं और मजदूरों की मजदूरी भी। स्टील की कीमतें 60%, सीमेंट के दाम 28% बढ़ गए हैं। बिजली और पीवीसी के सामान भी 40% महंगे हो गए हैं। मजदूरी भी 30% से ज्यादा महंगी हो गई है और ऊपर से डीजल के दाम भी परेशान कर रहे हैं। पेट्रोल के भाव बढ़ गए, स्टील के भाव बढ़ गए, सीमेंट के भाव बढ़ गए, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं हमारे जो कंप्लीशन में। लेकिन फिर भी मेरे अंदाज से ये सब हम सुलझ जाएंगे। लेकिन मैन पावर की बात जो है, स्किल सेटिंग्स, स्किलिंग की बात है, वो हमें ज़्यादा जोर देनी चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर के एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस तरह निर्माण की लागत बढ़ी है उसकी तुलना में प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। प्रॉपर्टी के दामों में केवल 5 से 25% की ही बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। After the pandemic, the cement, steel, and all the building material prices gone up like anything. When you come to steel, it's quite abnormal. Almost 58 to 60% of the price increased past 1.5 years time. So people are telling various reasons about it, but is it really the same reason? The coal shortage they are talking about right now, but earlier also they increased the price for obvious reasons, steel price. So I think government has to look into this. I think something has to be done. मटेरियल महंगा होने के चलते जहां डेवलपर्स को परेशानियां हो रही हैं, वहीं घर खरीद में बढ़ रही डिमांड उनके लिए राहत की बात है। फिर भी बढ़ती हुई महंगाई आखिरकार लोगों को ही उठानी पड़ेगी। कीर्तिका अरोड़ा, ET नाउ स्वदेश। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने के लिए चुनाव आयोग में अर्जी दे दी है। कैप्टन अमरिंदर ने आज कहा कि चुनाव आयोग से मंजूरी मिलते ही नई पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर किसानों के मुद्दों का हल निकलता है तो वो पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। इस सिलसिले में कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुरुवार को मुलाकात करने वाले हैं। Yes, I am forming a party. Now the question is, what is the name of the party? I can't tell you because I don't know it myself. Our lawyers
our lawyers are today working with the Election Commission, and Jado Election Commission gives us the name, approves the name and approves the symbol, I will come and tell you all. But I can't give you मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ, that won't be right. ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, nobody touch the farming community। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮਸ ਨੇ, they are people who are working behind the scenes with ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। तो ਇੱਥੇ there we can play a role because we are aware of the situation here। आपने भी दिवाली की शॉपिंग शुरू कर दी है या नहीं? दुकानों पर होम डेकोरेशन से लेकर लाइटिंग के लिए फिर से ग्राहकों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार आपके दिवाली के डेकोरेशन पर खर्च 20 से 25% बढ़ सकता है क्योंकि प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ा है। दिवाली शॉपिंग के लिए दुकानें सज चुकी हैं, लेकिन अब समय है आपको अपना घर सजाने के लिए। इस बार घर सजाने में आपको कितना बजट लेकर चलना होगा, दुकानों में क्या क्या आइटम्स अवेलेबल है और इस बार बाजारों की रौनक कैसी है, दिखाते हैं आपको क्या है यहाँ का माहौल। पिछले साल की फीकी दिवाली के बाद इस साल फिर से बाजारों में रौनक है। दुकानों पर ग्राहक लौट रहे हैं और फिर से खरीदारी का रंग जमने लगा है। दुकानदारों का कहना है कि अब पहले के मुकाबले 75% डिमांड लौट आई है। झालरों, कंदिल, लाइट लड़ियों के लिए लोगों ने दिवाली से पहले शॉपिंग शुरू कर दी है और वे इस बात से खुश भी हैं कि वे खुद बाजार आकर अपने पसंद की चीजें खरीद पा रहे हैं। वी प्रेफर दुकान पे ज़्यादा आके, तो काफ़ी चीज़ें देखने को भी मिलती है, दो चीज़ ज़्यादा परचेस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन में क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। एक बात अच्छी है कि लॉकडाउन के बाद, मतलब हम लोग लॉकडाउन में भी आए थे तो इतने शॉप्स ओपन नहीं थे, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अभी ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स ओपन है, तो लोगों को खरीदी करने का एक मौका मिल गया है, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। जो हम लोग शॉपिंग करते हैं काफ़ी सारी चाइना की चीज़ें मिल रही थी और बहुत रिजनेबल और चीप में मिल रही थी कि हम लोग को जगह भी नहीं थी कि हम लोग मार्केट में घूमें या शॉपिंग करें। नाउ ऐसा है कि मिल रही है पर ढूंढनी पड़ रही है। सब इसके आइटम के भाव बढ़ गए, लेकिन फिर भी थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे तो रिजनेबल रेट से मिलते हैं। प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने डबल भाव लगाए हुए हैं सारे, और एक्सपेंसिव है और प्राइस भी कम नहीं कर रहे ऊपर से। शॉपिंग के इस माहौल में भी बढ़ी लागत रंग में भंग का काम कर रही है। लाइटिंग मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक उनकी इनपुट कॉस्ट में 30 से 40% की बढ़त आई है, जिससे मार्जिन पर बुरा असर पड़ा है। आईसी की कमी से भारत में प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। हालांकि चीन से आयात कम होने से मेड इन इंडिया लाइटिंग की भी डिमांड है। वहीं ऑनलाइन मार्केट से भी कंपटीशन बढ़ा है। बढ़ी कीमतें सिर्फ खरीदारों के लिए ही नहीं, दुकानदारों के लिए भी मुश्किल बन रही हैं। जो दिवाली में निकलते लोगों आ रहे एंड प्राइस रेंज बिकॉज मेटल के रेट्स बढ़े हुए हैं, तो आईसीज का ये सब है, तो ऑब्वियसली इट हैज हिट एंड आफ्टर कोविड लोगों के पास उतना स्पेंडिंग पावर नहीं है, सो यस दैट इज अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। लोग उतना नहीं ले पा रहे जितना पहले ले पा रहे थे। पब्लिक भी पूछते कि इतना भाव अभी क्यों है, ऐसा वैसा, तो हम भी उनको जवाब नहीं दे पाते। फिर भी थोड़ा सा बुराई की है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मगर 70% अभी 100 में 100 होना चाहिए दिवाली के वैकेशन में, उतना नहीं है। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की इस होड़ में लोग लोकल सर्विस को अनदेखा नहीं कर रहे हैं। जस्ट डायल के मुताबिक त्योहारी सीजन में ब्यूटी पार्लर, होम अपग्रेड, हाउसकीपिंग सर्विस, पेस्ट कंट्रोल जैसी सर्विस के लिए डिमांड काफी बढ़ी है। कोविड-19 मामले कम होने के साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस फिर से पटरी पर लौट आई है और यहाँ टियर 1 शहरों में डिमांड 94% बढ़ी है और टियर 2 शहरों में 67% ग्रोथ देखने को मिली है। हाउसकीपिंग सर्विस के लिए टियर 1 शहरों में 40% बढ़त है और पेस्ट कंट्रोल के लिए डिमांड 62% ज्यादा है। दिवाली के मौके पर लोग घरों को अपग्रेड करने पर भी खर्च कर रहे हैं और मॉड्यूलर किचन के लिए डिमांड 41% बढ़ी है। फर्नीचर सेगमेंट में भी 54% ग्रोथ देखने को मिली है। इस बार दिवाली पर जेब का खर्च थोड़ा बढ़ने वाला है क्योंकि जो कीमतें हैं वो थोड़ी बढ़ी हुई हैं। चाहे वो कंदी लेना चाहते हैं आप, चाहे आप झालर लें या किसी भी तरह का घर का डेकोरेशन का सामान लें, कीमतें बढ़ी हुई हैं क्योंकि बाहर भी जो कंपनियां हैं वहाँ उनमें भी कीमतें का उछाल देखने को मिला है। जो इनपुट कॉस्ट कहा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन दुकान में लोग वापस लौट रहे हैं खरीदारी करने के लिए, वापस बाजार में लौटे हैं लोग, यानी दुकानदार हो या लोग, उन सभी के लिए इस बार होने वाली है हैप्पी दिवाली। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।